हमारी शान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे सभी नई वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं संचयन का पाठ 2 स्मृति पढ़ेंगे। इस पाठ को मैं 2 भागों में बांटकर पढ़ाऊंगी क्योंकि यह पाठ अधिक लंबा है। एक पाठ हम इसका आज पढ़ेंगे और दूसरा पाठ इसका हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। स्मृति पाठ के लेखक श्री राम शर्मा हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा का मतलब होता है बेटा दिसंबर या जनवरी में जब बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। कुछ समय के लिए इतनी अधिक सर्दी होती है कि हम उस सर्दी से परेशान हो जाते हैं। कड़ी सर्दी जिसको कहते हैं, तो उसको चिल्ला जाड़ा भी बोलते हैं। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बज रहे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई तुमको बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में मेरा छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा सहमा मैं घर की ओर चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि मैंने कौन सा कसूर कर दिया है जो भाई साहब मुझे घर इतनी शीघ्रता से बुला रहे हैं। डरते डरते मैं घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में शायद मेरी घर में पेशी होगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बेर चोरी कर कर तोड़ कर खाए हैं, तो शायद उस बात के लिए भाई साहब मुझे डांटेंगे। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का डर दूर हो गया क्योंकि मुझे लगा कि भाई साहब तो पत्र लिख रहे हैं। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर के डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये चिट्ठियां बहुत ही जरूरी हैं। जाड़े के दिन तो थे ही और उस पर तेज हवा का प्रकोप। हम ठंड से कांप रहे थे। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा होता है हमारी हड्डियों के बीच में एक जो भाग होता है, हड्डियों के अंदर का जो भाग होता है, एक मुलायम पदार्थ होता है, उसको मज्जा बोलते हैं। तो ठंड इतनी थी कि वो भी ठंड की वजह से कांप रहा था, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। भुंजाने यानी कि भुजवाने के लिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना उस उम्र में राइफल से नहीं था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा तो ही सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक ढेला उस कुएं में फेंका, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है। और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर हम सब ने कहकहे लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले फेंके जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से कुएं में ढेलों को फेंकता जाता था। यह रोजाना की आदत हो गई थी। रोजाना यानी कि रोज की। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बहुत बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की मेरी प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। भाई मेरे पीछे ऐसे हो जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक यानी कि मृग का बच्चा। कुएं के किनारे से ढेला उठाया और उछलकर
एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारे या नहीं, लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी को हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटते हुए कुएं में जा गिरी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हाथ होकर बाहर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गईं? मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते हुए देखकर उसको पकड़ने के लिए हमला करता है। पर वे तो अब पहुंच से बाहर हो गई थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के साथ कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हुए हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाणे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर, क्योंकि अब हमें ये डर सता रहा था कि भाई साहब ने तो वो चिट्ठियां हमें मक्खनपुर के डाक खाने में डालने के लिए दी थी और हमने वो चिट्ठियां जो थी वो कुएं में गिरा दी थी। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर हो जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, पर कपोलों पर आंसू जो थे वो ढुलक ही आते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर मुझे छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर से लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं, मेरा मन भी कांप रहा था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ के बीच दबा में बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट जो होने को आए, देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा भी बढ़ता जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार है उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी भी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भी भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से पहले सांप को मैं मार दूंगा और फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठान ली।